हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग जो है 10th क्लास का एक चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। उसके बारे में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इससे संबंधित कुछ वीडियो अपलोड कर दिए हैं और वीडियो का प्ले लिस्ट बना दिए हैं। वहां से आप लोग सारा वीडियो चैप्टर से संबंधित क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक लाइन से हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर को, हर एक टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पूरा चैप्टर को क्या करना है, हम लोग को एक लाइन से पूरी तरीके से क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है। तो हम लोग जो है कल कुछ पढ़े थे, जैसे हम लोग पढ़े थे कि आपतित किरण या अपवर्तित किरण के बारे में, या आपतन कोण अपवर्तन कोण के बारे में। ठीक है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, उस सब के बारे में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में, यानी रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है। या हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जैसे रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बारे में आज हम लोग क्या करना है, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी क्या करना है, पढ़ना है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। ठीक है। और उसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लोगों को पढ़ना है। इस प्रकार से धीरे धीरे पूरा चैप्टर क्या करना है, हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन के बारे में। पार्श्विक विस्थापन यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है क्या। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, पार्श्विक विस्थापन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लोग पार्श्विक विस्थापन को समझने से पहले एक प्रकाश का किरण लेंगे, उसका क्या करवाएंगे, अपवर्तन कराएंगे। इसके लिए दो माध्यम लेंगे। कितना माध्यम लेंगे, दो माध्यम। जैसे एक माध्यम ये हम क्या कर लिए, ले लिए। एक माध्यम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं। जैसे ये कांच का टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है, मान लेते हैं ये कांच का एक टुकड़ा है। ठीक है, कांच का क्या कर लिए, टुकड़ा ले लिए। ये एक माध्यम हो गया। ठीक है, इसको माध्यम 1 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, माध्यम सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, कांच का है, कांच है। ठीक, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या, यहाँ पे बात करते हैं हवा है। क्या है यहाँ पे, हवा। ये माध्यम क्या हो जाएगा, तो ये माध्यम 1 हो जाएगा। ठीक, यानी ये मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया। हम क्या क्या लिए, हवा लिए और कांच लिए। ठीक है। अब देखिए, एक प्रकाश का किरण को क्या करते हैं, हवा से कांच में भेजते हैं। हवा से कहाँ भेजते हैं, तो हवा से उसको कांच में भेजते हैं। तो ये हो गया आपतित किरण। ये आप लोग जान रहे हैं। ये क्या हो रहा है कि दो मीडियम्स को अलग करने वाले, सेपरेट करने वाले सतह से क्या हो रहा है, टकरा रहा है एक पॉइंट पे। ये आपतन बिंदु हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल यानी अभिलंब खींचते हैं। कहाँ, ऊपर नीचे क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं। और ये कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण, आई से दर्शाते हैं। अब देखिए, प्रकाश का किरण का प्रॉपर्टी होता है रे का, कि वो सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकाश अपने पथ से जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, प्रकाश क्या होता है कि अपना मेन रास्ता को, मेन पथ को क्या करता है, छोड़ देता है, उससे थोड़ा विचलित हो जाता है। ठीक है, अपना मेन रास्ता से क्या हो जाता है, मेन रास्ता को छोड़ के विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो या तो थोड़ा ऊपर मुड़ेगा या किधर मुड़ेगा, नीचे। ठीक है, तो देखिए किधर मुड़ा, नीचे की ओर मुड़ा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का किरण क्या हो रहा है कि रेयर मीडियम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। और जब भी प्रकाश का किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो ये नॉर्मल देख रहे हैं ना, नॉर्मल की ओर मुड़ता है। इसका ये रास्ता है। ठीक है, तो ये विरल से किधर गया, सघन में गया। रेयर से किधर गया, डेंसर में गया। तो ये अभिलंब की ओर क्या हो गया, मुड़ गया, इसलिए नीचे मुड़ गया। वही अगर कांच से हवा में जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। ठीक है, अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे। तो ये बात आप लोग समझ रहे हैं। प्रकाश का किरण जैसे दूसरे माध्यम में गया, अपना मेन रास्ता को छोड़ के ये क्या हो गया, विचलित हो गया। क्या हो गया, ये विचलित हो गया। ये जो किरण है, ये कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण है। अब देखिए, दोबारा हम बात करते हैं कि अब वापस ये प्रकाश का किरण हवा से कहां जाएगा, तो वापस ये प्रकाश का किरण हवा से, सॉरी, कांच से कहां जाएगा, वापस। देखिए, हवा से कांच में आया, अब वापस कांच से कहां जाएगा, हवा में जाएगा। प्रकाश का किरण वापस कांच से कहां जाएगा, हवा में जाएगा। तो देखिए, ये आपतन बिंदु हो गया। द्वारा यदि कांच से हवा में भेजेंगे तो ये दो मीडियम अपने आ गया। पहले वो कंडीशन नंबर 1 था, अब कंडीशन नंबर 2 पे बात कर रहे हैं। कांच और हवा के बीच में बात कर रहे हैं। पहले हम लोग हवा और कांच के बीच बात कर रहे थे। अब प्रकाश कांच से कहा जाएगा, हवा में। ठीक है, तो ये आपतन बिंदु हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। बोलिए क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का किरण का प्रॉपर्टी है वो कैसे जाएगा, सीधे जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा कि वो सीधे ना जाके, देखिए इसका मेन रास्ता ये जो आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसका मेन रास्ता कौन सा है, ये जो आप देख रहे हैं, जो डैश डैश के द्वारा क्या कर रहे हैं, ये जो दर्शाए है, ये इसका मेन रास्ता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जब भी एक मीडियम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो सीधे नहीं चलता, अपना मेन रास्ता को छोड़ के ये क्या होता है, थोड़ा विचलित हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मुड़ जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेरर यानी सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम से किसमें जा रहा है, रेरर मीडियम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। इसलिए ये जो अभिलंब है देख रहे हैं ना, ये इसका मेन रास्ता हो गया, ये अभिलंब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सघन से विरल में जा रहा है, तो ये अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा, इसलिए थोड़ा सा किधर मुड़ गया, थोड़ा सा ऊपर की ओर मुड़ गया। ये नीचे की ओर भी मुड़ सकता था, ठीक है, नीचे की ओर भी मुड़ सकता था, नहीं नीचे की ओर नहीं मुड़ा, ये थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया, क्योंकि सघन से विरल में जाता है, तो अभिलंब से क्या होता है, दूर भागता है। तो ये अब कौन सा किरण हो गया, तो देखिए ये प्रकाश का किरण पहले हवा में था, वापस फिर से किस में आ गया, हवा में आ गया, वापस किस में आ गया, ये वापस जो है ये हवा में आ गया, इसलिए इसका नाम अब क्या पड़ जाएगा, निर्गत किरण पड़ जाएगा। कौन सा किरण पड़ जाएगा इसका नाम हो जाएगा निर्गत किरण, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं कौन सा किरण, निर्गत किरण, ठीक है। यानी जब जिस माध्यम में था उसी माध्यम में प्रकाश का किरण जब वापस आ जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है निर्गत किरण। तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये कौन सा किरण, निर्गत किरण, ठीक है। यहाँ भी मीडियम चेंज हुआ, जब कांच से हवा में जाएगा तो अपना रास्ता को जरूर है वो क्या करेगा, छोड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका मेन रास्ता ये है, इसको छोड़ के ये विचलित होकर थोड़ा सा ऊपर की ओर मुड़ गया, ठीक। तो ये अब निर्गत किरण हो गया। अब देखिए आपतित किरण का मेन डायरेक्शन कौन था, ये नहीं था आपतित किरण का मेन डायरेक्शन, तो इसको क्या कर दिया, ये आपतित किरण का मेन डायरेक्शन था पहले जो था, बाद में ना विचलित हुआ, पहले मेन डायरेक्शन यही था। तो इसी को क्या कर दिया, डैश डैश के द्वारा क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिए। तो ये आपतित किरण का डायरेक्शन है, ये कौन सा किसका डायरेक्शन है, आपतित किरण का। और ये क्या है, ये निर्गत किरण है। ये आपतित किरण और ये कौन सा किरण, निर्गत किरण है। दोनों के बीच का जो ये दूरी होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं दोनों के बीच के जो ये लंबवत दूरी होगी, ये दोनों के बीच किसके बीच का, तो आपतित किरण के और निर्गत किरण के बीच का जो ये देख रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन, उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पार्श्विक विस्थापन समझ गए होंगे, ठीक है। यानी ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और किरण जो माध्यम में था उसी माध्यम में वापस आ गया, तो इसलिए इसका नाम निर्गत किरण। तो ये निर्गत किरण हो गया। ये आपतित किरण इसका जो मेन डायरेक्शन था उसी को क्या कर दिया, डैश डैश के द्वारा आगे बढ़ा दिए। तो ये आपतित किरण का डायरेक्शन हो गया, या बोल सकते हैं ये आपतित किरण ही हो गया, क्योंकि इसी को थोड़ा क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिए। तो ये आपतित किरण और ये कौन सा किरण, निर्गत किरण, दोनों के बीच का जो ये लंबवत डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आप लोग देख रहे हैं दोनों के बीच का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पार्श्विक विस्थापन यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। यदि पूछ दे एग्जाम में पार्श्विक विस्थापन यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, ठीक। तो देखिए अपवर्तनांक हम लोग समझते हैं, अपवर्तनांक होता क्या है, किसी भी मीडियम का अपवर्तनांक हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या रिफ्रैक्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं किसी भी मीडियम का, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट करने का तरीका होता है, यदि किसी भी मीडियम का हमको क्या करना है, अपवर्तनांक निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि अपवर्तनांक को हम लोग दर्शाते किससे, सूचित किससे करते हैं। तो स्मॉल एन से हम लोग अपवर्तनांक को सूचित करते हैं। स्मॉल एन से क्या करते हैं, अपवर्तनांक को सूचित करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, मान लेते कोई मीडियम यानी कोई माध्यम ए है, और उसका क्या निकालना है, हम लोगों को अपवर्तनांक निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे लिखने के लिए कि उसको लिखेंगे कैसे। तो हमको किसका अपवर्तनांक निकालना है, तो मीडियम ए का अपवर्तनांक निकालना है। तो हम कैसे जाने कि मीडियम ए का अपवर्तनांक निकालना है, तो उसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है। अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो एन लिखेंगे, लेकिन निकाल किसका रहे, ए का, तो बेस में क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। बेस में क्या कर देंगे, ए लिख देंगे, ठीक है। तो बेस में क्या कर दिए, ए लिख दिए, ठीक। अब देखिए ध्यान से समझिए, देखिए अपवर्तनांक निकालना है मीडियम ए का, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी, किसमें, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या करेंगे, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी उसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, किससे, तो मीडियम यानी माध्यम ए में जो प्रकाश की चाल होगी, माध्यम ए में प्रकाश की
चाल, माध्यम ए में जो प्रकाश की चाल होगी उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी भी माध्यम का, जैसे मीडियम ए का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो Na से दर्शाएंगे, तो अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या करते हैं, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसमें भाग दे देते हैं, किससे, तो माध्यम ए में जो प्रकाश की चाल होगी, जिस माध्यम का हम लोग अपवर्तनांक निकालेंगे उसके प्रकाश की चाल से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, ए का, इसलिए ए के प्रकाश की चाल से हम लोग क्या कर दिए हैं, भाग दे दिए हैं। ठीक है, तो देखिए जनरली प्रकाश का स्पीड यानी प्रकाश के लाइट के स्पीड को हम लोग यानी चाल को सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, सी से। तो देखिए निर्वात के लिए हम सी का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम निर्वात के लिए किसका यूज कर लेंगे, सी का। ठीक है, क्योंकि निर्वात हमेशा कॉमन आएगा। ठीक है, और लेकिन नीचे क्या है, माध्यम ए है, तो यहाँ भी प्रकाश का चाल को सी से दर्शाएंगे। यदि ऊपर भी सी लिख दे नीचे भी सी लिख दे तो कोई फर्क पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमको ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसमें किससे भाग देना, तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल से। इसलिए हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए माध्यम ए का अपवर्तनांक क्या आ गया, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बटे क्या, यानी डिवाइड कर देंगे निर्वात में प्रकाश की चाल में, किससे, तो जिसका अपवर्तनांक निकाल रहा है, किसका निकाल रहा है, ए का, तो ए में जो प्रकाश की चाल होगी उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, किसमें, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होगी उससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमको ए का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब देखिए कभी कभी पूछता है कि अपवर्तनांक का एसआई यूनिट क्या होता है, हर एक का एसआई यूनिट होता है, तो अपवर्तनांक का भी क्या होना चाहिए, एसआई यूनिट होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, पूछ देता है। देखिए अपवर्तनांक का एसआई यूनिट क्या होगा, तो देखिए अपवर्तनांक किस पे निर्भर कर रहा है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उस पे, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं उसमें जो प्रकाश की चाल होगी उस पे क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, तो देखिए माध्यम ए का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, ए का, और इसका हमको अपवर्तनांक का क्या पता करना है, एसआई यूनिट पता करना है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो देखिए ऊपर क्या है, देखिए हम लोग जब देखिए हम लोग फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग किसी भी यानी बोला जाए तो फिजिकल क्वांटिटी का यदि हम लोग क्या करें, एसआई यूनिट कैलकुलेट करना चाहें तो सबसे पहले उसका इक्वेशन पता होना चाहिए, और दूसरा उस इक्वेशन में जो जो चीज आएगा, ठीक है, उससे क्या कर देंगे, यानी उसका एसआई मात्रक पता होना चाहिए, जो जो चीज आ जाए। तो हम लोग को अपवर्तनांक का इक्वेशन पता है, कैसे निकालते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है उसमें भाग दे देते हैं, तो जिस माध्यम का निकालना होता है अपवर्तनांक उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन तुम लोग को पता है। अब देखिए इक्वेशन में क्या क्या आ रहा है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, और नीचे क्या आ रहा है, तो नीचे आ रहा है माध्यम ए में प्रकाश की चाल, किसमें, माध्यम ए में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो भी हो जाए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जब भी चाल लिखते हैं तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे भी क्या है, चाल है, किसमें, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, जो भी हो जाए हमको पता नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन उसके साथ जो ऐसा यूनिट लगेगा मीटर पर सेकेंड लगेगा। क्यों, क्योंकि चाल का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, और नीचे भी क्या चाल है तो उसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, कट गया। बताइए कुछ बचा क्या, मात्रक के रूप में यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ऊपर भी मीटर पर सेकेंड था, नीचे भी मीटर पर सेकेंड था, सेम चीज था, इसलिए कट गया। ठीक है, यहाँ कोई भी मात्रक नहीं बचा। तो यहाँ से हम लोगों को समझ में आता है एक बात, क्या समझ में आता है कि अपवर्तनांक जो होता है वो मात्रकहीन होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक फार्मूला निकालने के लिए, यानी एक फार्मूला हम लोगों को यहाँ से मिला। क्या फार्मूला मिला कि जो है यदि किसी भी मीडियम का यानी अपवर्तनांक निकालना है, रिफ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों को निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी उसमें भाग देना पड़ेगा, किससे, तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं उसमें जो प्रकाश की चाल होगी। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन के तौर पे लेते हैं, जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ग्लास का अपवर्तनांक क्या होगा, किसका, ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, किसका निकालते हैं, कांच का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो उसको सूचित कैसे करेंगे, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से दर्शाते हैं, किसका निकालना है, ग्लास का निकालना है, या क्या लगा देंगे बेस में, जी लगा देंगे। क्या लगा देंगे,
जी, तो एन जी का मान कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या चाहिए इसके लिए, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होगा, वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल जो होगा वो पता होना चाहिए, साथ साथ ग्लास में भी प्रकाश का चाल क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो वैक्यूम में प्रकाश का चाल क्या होता है, तो वैक्यूम में प्रकाश का चाल होता है, उसको सी से दर्शाते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब बता चुके हैं पिछले क्लास में। और ग्लास के बारे में बात करें तो ग्लास में होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ग्लास में प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमको किसका अपवर्तनांक कैलकुलेट करना है, ग्लास का। एनजी का मान क्या हो जाएगा, C/Cg हो जाएगा, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटा क्या, ग्लास में प्रकाश की चाल। नीचे इसको क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ग्लास का हम लोग को अपवर्तनांक निकालना है। हम लोग जानते हैं कि जिसका भी अपवर्तनांक निकालना होता है उसके लिए क्या करते हैं, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है उसमें भाग दे देते हैं। जिस भी मीडियम का अपवर्तनांक क्या करना हो, निकालना हो, उसमें जो प्रकाश की चाल जो होगी उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल C, और C का मान कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, Cg यानी ग्लास में प्रकाश की चाल। तो ग्लास में प्रकाश की चाल कितना है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये और ये आपस में कट जाएगा, 10⁸ से 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड। तो बताइए मेरे पास क्या बच गया, 3/2। जब भाग देंगे 3 में 2 से तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5। यानी हमको यहाँ से ग्लास का अपवर्तनांक कितना मिल गया, 1.5 मिल गया। कांच का अपवर्तनांक कितना मिल गया, 1.5 मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोलेंगे, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर सकते हैं, यानी अपवर्तनांक कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे किसका, वाटर का। किसका कैलकुलेट करेंगे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अपवर्तनांक यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं लिखना है, क्या लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका कैलकुलेट करना है, वाटर का। किसका, वाटर का अपवर्तनांक क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। वाटर का कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो वाटर का कैलकुलेट करना है किसका, तो पानी का कैलकुलेट करना है। तो पानी का अपवर्तनांक हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए पानी का कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पानी का जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखने सीखेंगे कि अपवर्तनांक को दर्शाते किससे हैं, एन से। निकालना किसका, पानी का। पानी का इंग्लिश क्या होता है, वाटर। तो W ले लेते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आए, तो यहाँ NW लिख दिया। NW का मान क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखिए निर्वात में जो आप लोग को प्रकाश की चाल पता है, कितना पता है, निर्वात में प्रकाश की चाल पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में आप लोग को बताए हुए हैं कितना, 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, NW यानी वाटर का अपवर्तनांक। तो NW का मान क्या हो जाएगा, C/CW हो जाएगा। तो C का मान क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। CW का मान क्या है, तो CW का मान है 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही डेसिमल उड़ाएंगे तो देखिए यहाँ कितना अंक है डेसिमल के बाद, तो 2 संख्या है। तो डेसिमल जैसे ही उड़ाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद जितना अंक आता है एक पे उतना जीरो क्या करते हैं, बैठा देते हैं। 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट जाएगा। अब मेरे पास देखिए 25 से कटेगा ये 4 बार में, और 25 से कट जाएगा ये 9 बार में। ठीक है, 25 8 200 और 25 9 225। ठीक है, तो मेरे पास देखिए ऊपर क्या बच गया, अब देखिए 3 से भी कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9। मेरे पास क्या बच गया, ऊपर 4 और नीचे क्या बच गया, 3। अब 4 में जब हम लोग 3 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो 4 में यदि 3 से भाग दे दे तो पहले एक बार में, या एक बचा दशमलव बैठाएंगे 3 बार में लगेगा, फिर एक आएगा दशमलव बैठाएंगे 3 बार में लगेगा। यानी मेरे पास मान क्या आ गया, 1.33 आ गया। कितना आ गया, 1.33। तो ये हम लोग पानी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। किस, पानी का भी क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। इसी प्रकार यदि किसी भी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे तो आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे क्या करता है, घुमा के दे देगा। क्वेश्चन क्या कर देगा, घुमा के दे देगा। अब देखिए घुमा के क्वेश्चन कैसे देगा, जैसे मान लीजिए बोल देगा कि कोई मीडियम है जिसका अपवर्तनांक क्या कर देगा, आप लोग को दे देगा। कोई मीडियम है, क्वेश्चन ध्यान सुनिए, कोई मीडियम है उसका मान लेते हैं
जैसे मान लेते हैं x कोई मीडियम है मान लिए, उसमें जो है उसका जो है अपवर्तनांक, ठीक है, उसका अपवर्तनांक दे देगा आपको कितना, 2 दे देगा। कितना दे देगा, 2 दे देगा। पूछेगा कि x में यानी cx मतलब क्या हो जाएगा, यानी x में प्रकाश का चाल कितना हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा कभी कभी। यानी x एक मीडियम है, उसका अपवर्तनांक कितना दिया, 2 पूछ रहा है, cx मतलब x में प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, ये हमसे मांग रहा है। तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उस फॉर्मूला की मदद से। कैसे कर सकते हैं, तो हमको nx बराबर क्या पता है बताइए, nx यानी माध्यम x का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, c/cx यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका अपवर्तनांक निकालते हैं, तो किसका, तो x का अपवर्तनांक निकालने, इसलिए x में प्रकाश की चाल से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब देखिए nx का मान कितना पता है, 2, और c का मान यानी c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, उसका मान हम लोग कितना पता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नीचे क्या, cx, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो क्या, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cx का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 2 के साथ, और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 3 × 10⁻⁴ क्या बचेगा, 8 मीटर पर सेकेंड ही बचेगा। अब देखिए cx बराबर, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो cx बराबर, देखिए यह 2 बराबर के क्या है, बराबर के इस साइड ऊपर में है, बराबर के उधर जैसे ही जाएगा तो नीचे आ जाएगा, या बोल सकते हैं इधर गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा उठ के, ठीक है, बट्टे में आ जाएगा। अब देखिए 3 में जब 2 से भाग देंगे तो 1.5 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 10⁸ अपने पास बचेगा। यानी माध्यम x में प्रकाश का चाल कितना आ गया, 1.5 × 10⁻⁴ कितना आ गया, तो माध्यम x में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁻⁴ क्या हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यदि आप लोग को प्रकाश का चाल दे दे मीडियम का, उसका अपवर्तनांक पूछ दे तो भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमको हमेशा याद रहता है। यदि ये दे देगा तो आराम से माध्यम किसी भी मीडियम का हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से अपवर्तनांक कैलकुलेट कर सकते हैं, या कभी कभी अपवर्तनांक दे देगा तो आराम से उस मीडियम में प्रकाश का चाल भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्योंकि ये यदि दे देगा तो ये तो हम लोगों को हमेशा पता रहता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या कॉमन रहता है, सब जगह ये आता है, सारा फॉर्मूला में ये आता है, तो इसका मान तो सबको याद ही रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उस मीडियम में प्रकाश का चाल क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, जैसे भी हम लोग कैलकुलेट किए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगता है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि किसी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके क्या कीजिए, बताइए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।